चलो, कौन कौन पढ़ाई कर कर आए हैं? गुड, वेरी गुड। चलो, कल हमने इकोनॉमिक्स की थी, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने इकोनॉमिक्स वाला वीडियो नहीं डाला है, अभी इसके बाद सेशन के बाद डाल दूँगी, ठीक है? अब मुझे बताओ, आंसर्स कौन देगा? जो आंसर देगा हाथ उठा लो। कोई आंसर नहीं देगा क्या? चलो फिर मैं ही पूछ लेती हूँ। कौन बताएगा? अंकित, पूछ लूँ? पूछ लूँ अंकित, बता पाओगे आंसर? अभिराज, आवाज़ तो आ रही है ना? ओके, अभिराज बताओगे? ओके, चलो अनुषा पूछ लूँ? मैम पूछ लीजिए, लेकिन हमें फिर ऐसे याद नहीं आता है जब आप पूछते हो, ऐसे लिख लिख के बताते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, नहीं आएगा तो फिर हम कोई बात नहीं। नहीं बताएंगे। अनुषा मुझे ये बताओ, नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था? 2017 2015, हाँ 2015। 1 जनवरी 2015। किसको रिप्लेस किया था? मैम प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को। अब 10 साल पूरे हुए हैं क्या इस बार? हाँ जी, 2025 में। हाँ, तो नीति आयोग को 10 साल पूरे हुए हैं, तो नीति आयोग तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। इस बार जैसे लास्ट टाइम मैंने कह दिया था कि प्लानिंग कमीशन के वो मत देखना, 5 ईयर प्लान्स, हाँ इस जी। बार देख लेना, ठीक है? पूछा जा ओके सकता है। ओके तो अनुषा मुझे ये ओके। बताओ, गरीबी हटाओ किसमें था? कौन से 5 ईयर प्लान का हिस्सा था? गरीबी हटाओ 5वें का। मैम सब बता रहे हैं 5वें का, मतलब ये मेरे को एकदम कंफर्म ये याद नहीं स्लोगन रहता दिया है था, 5 ईयर्स प्लान के बारे में। स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने 5वें 5 ईयर प्लान के समय पर, ठीक है? कितने 5 ईयर प्लान्स थे? मैम 12, मतलब 12वें के बाद खत्म हो गया था ना। क्यों? हाँ, 12वें के बाद खत्म क्यों हो गया था? नीति आयोग आ गया, अरे बाप रे, नीति आयोग आ गया था शायद। नीति आयोग आ गया था, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद ये बताओ, 5 ट्रिलियन कल मैंने पूछा था ना, इंडिया का क्या वो हाँ टारगेट जी। है? 5 ट्रिलियन कब तक? मैम मैम 30, इंडिया की इंडिया का बात ये कर था रहे हैं। 30 ट्रिलियन था 2047 तक का, और यूपी का था 6 ट्रिलियन 2047 तक का, और 2027 तक का 5 ट्रिलियन था। अभी क्वेश्चन है, भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का टारगेट 2027 कब तक का है? 2027। 2027, वेरी गुड। और भारत 2047 तक कितना कहा है, कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? मैम 30 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 30 ट्रिलियन, जिसमें से 6 ट्रिलियन यूपी को वो अभी करना अभी है। यूपी का रोक देते हैं, ठीक है? तो अभी इंडिया की अगर केवल बात करें तो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2027 तक हो जाएगी, और 47 तक बोले हैं कि हम 30 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे। ये हो गया हाँ जी। हमारा इंडिया का। अब आ जाते हैं हम हाँ उत्तर जी। प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हाँ जी। 29 और 30 का कंफ्यूजन था, तो मैंने डाला था चैनल में, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर 29 हाँ जी, ऑप्शन आ देखो जाए तो 29 कर लेना, और अगर 29 30 30 31 ऐसे फाइनेंशियल ईयर वाला है तो 29 30 को टिक करेंगे, ठीक है? तो ओके। 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी उत्तर प्रदेश कब तक बनेगा? मैम ये बनेगा 2030 तक का। हाँ वही 29-30 वाली अभी जो बात वरना थी। 29, ठीक है? और हाँ। उसके बाद 2047 तक कितना कर लेंगे? 6 ट्रिलियन। 6 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, ये ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स कब आया था? किस देश ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था? हैप्पीनेस इंडेक्स, अच्छा भूटान ने। भूटान टॉप करता है ये हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता था भूटान ने ही इसका भूटान दिया ने है, ही दिया था। मतलब। किस वर्ष दिया था? कोई वहाँ के किंग विंग थे क्या जो संबंधित थे इससे? मैम नो आइडिया। चलो, अब मानसी बताएगी। मानसी क्या था? मैम भूटान का हम्म और 1990 में दिया था ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। 1972 मतलब में 1972 में किंग जिंगमे कर जो नाम लिखा है, हाँ, वांगचुक, गुड मंत्रिशा, इन्होंने ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स था वो दिया था, ठीक है? इसकी बात की थी, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। अब मानसी ये बताओ, एक होता है एचडीआई, जिसकी बात हमने कल की थी, इससे कौन से लोग, कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े थे एचडीआई से?
मैम महबूबुल हक और अमर्त्य सेन। ठीक है, तो HDI जो है इसके पैरामीटर्स कल हमने नहीं डिस्कस किए थे, इसके जो वो होते हैं क्या हैं इसके 3 या 3-4 कितने हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है कि नहीं आती लाइफ एक्सपेक्टेंसी? हाँ मैम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ में आ जाए। हेल्थ में आ जाएगी। अच्छा, और उसके बाद मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये देखा जाता है कि नहीं? यस मैम। देखा जाता है, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद ये बताओ, एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें कौन कौन से वो हैं? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मैम, इसमें शायद मैम मैंने पढ़ा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इसमें शायद 6 इंडिकेटर्स है हमारे, और याद नहीं आ रहा मैम एग्जैक्ट। कोई बात नहीं, शिल्पा बताओ। नहीं मैम, इंडिकेटर्स नहीं याद आ रहे मुझे ये वाले। चलो, इशिता क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ यही है, इन्फेंट मोर्टालिटी, वो एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी, और उसमें और इसमें कौन कौन सा सेम हो जाएगा? ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और कोई सेम होगा क्या? एजुकेशन। एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिटरेसी की बात करते हैं और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, फिर मुझे बताओ, पावर्टी का सबसे पहले आकलन किसने किया था, एस्टिमेशन भारत में? पॉवर्टी का सबसे पहले वो माना जाएगा क्या, नारोजी का 61-62 वाला, हाँ 1861-60। हाँ, कौन सी किताब थी इनकी? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश चैलेंज करके, अनब्रिटिश रूल। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ये 1901 में। 1901 में। ठीक है, अब ये बताओ, इसके अलावा 2 ब्रिटिशर्स इकोनॉमिस्ट भी थे क्या, मेजरली? ऐसे तो बहुत होंगे जिन्होंने पावर्टी एस्टिमेट की है भारत की, उनके नाम पता है क्या? शिनले, ये सब है क्या? शिनले थे शेरले और दूसरे? वाडियार थे। ब्रिटिश में दूसरे हो शिनले जाएंगे और- विलियम डिग्बी। विलियम डिक्बी का नाम नहीं पता था, शिनले पता था। शेरले, और ये तो शेरले तो उसमें पूछा गया ना, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, और दूसरे विलियम डिग्बी, ये दोनों ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एस्टिमेट किया था पावर्टी का। ठीक है, उसके बाद और कौन है? वी के राव है क्या कोई? हाँ, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेशन दिया था 1931 में। ठीक है, और आरसी देसाई भी है क्या इकोनॉमिस्ट? आरसी देसाई हैं, उनका ईयर नहीं याद मुझे, मतलब। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने कितनों की बात करी है? कौन कौन थे जिन्होंने पावर्टी एस्टिमेशन दिया है भारत में? सबसे पहले तो दादा भाई नारोजी ने 1951 में दिया था। उसके बाद ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है शिनले और विलियम डिग्बी। उसके बाद साइंटिफिक एनालिसिस VKRV राव ने दिया 1931 में। और उसके बाद और क्या बताया आपने? बस यही। ठीक है, फिर मुझे बताओ, चलो शिल्पा पूछ लूँ तुमसे। यस मैम, पूछिए। अंग्रेजी के टर्म में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो बता देना, देखकर बता दूंगी। ये बताओ, इन्फ्लेशन तो कल मैंने पूछ लिया था क्या क्या होता है, ये बताओ हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? मैम एक मिनट मैम, इसमें होता है कि पता है, इकोनॉमिक्स में बता ही नहीं पाते मैम। जो कोर होता है उसमें जो, हाँ वही है, जैसे बेसिक चीजें होती हैं जो मतलब जिसके कॉस्ट वेरी करती रहती है, जैसे फूड और फ्यूल वगैरह का है। और जो हेडलाइन होता है उसमें कीर्ति बताइए। और सब अभी रुक और जाओ, सारी आती हूँ दोबारा। कीर्ति बताओ, सही से बताओ क्या होता है एग्जैक्टली। यस मैम। हाँ। मैम जैसे कि हेडलाइन, जैसे कि होता है ना, ऐसे हम न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ते हैं मैम, आज आलू के भाव इस तरीके से बढ़ गए, तो हम ईंधन लेते हैं और जो खाने का होता है, मतलब जो फूड और में फ्यूल है वो हम हेडलाइन में लेते हैं, और अगर इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो वो हमारा कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा। वेरी गुड। तो अगर सेंट्रल बैंक RBI अपनी पॉलिसी बना रही है तो किसको देखकर बनाती है? मैम मुझे लगता है जो हेडलाइन वाला है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो उसको नहीं करेगा, कोर को करेगा, वो हमें Core, सही वेरी दिखाएगा मैम। कोर को देखकर बनाती है। ठीक है, अब ये बताओ मैम हेडलाइन कहाँ फ्लक्चुएट करता है, कैसे?
मैम न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी तो करती है फ्लक्चुएट, आप देखें ना आज ये हो गया ऐसे याद करा था। कभी कभी न्यूज़पेपर में ये आता है प्याज के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गया, तो फूड और Yes, फ्यूल, ma'am. एनर्जी के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं कि नहीं? मैम फ्रंट पेज पे आता है, कभी ये नहीं आया इसका diamond नाम ही कितना बढ़ हेडलाइन इसलिए है क्योंकि ये हेडलाइंस में रहता है और परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील है, समझी? गया। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, चलो कीर्ति मुझे बताओ WPI और CPI में मेजर डिफरेंस क्या है? मैम और पूछ लीजिए, मैंने एक अरे, ही नहीं मैम बताया। आऊंगी, डोंट वरी। मैम बताऊं? हाँ बताओ। मैम WPI का मतलब होता है होल टाइम प्राइस इंडेक्स, मैम जो होलसेल वाला होता है, और जो CPI है वो Wholesale कंज्यूमर price है। index. अगर हम हाँ, यस मैम, अगर हम CPI की बात करेंगे तो उसमें मैम गुड्स भी होते हैं, मैम सर्विसेज भी होती है, लेकिन जो WPI है मैम उसमें ओनली एंड गुड्स होते हैं, सर्विसेज जो होती है वो एक्सक्लूड होती है। और अगर हम WPI की बात करें, बाकी कंज्यूमर में रिटेल आ जाता है और होलसेल का मतलब सबको पता होगा, ठीक है? तो हम Yes, ज़्यादा ma'am. डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो बेसिक पता है, एक में गुड्स हो गया, एक में गुड्स और सर्विसेज हो गया। दोनों के बेस ईयर्स बता जाओ जरा। यस मैम, मैम CPI का है 2011 आवाज़ से नहीं गई है कीर्ति। और मैम ने 2011 में WPI का है और 2012 CPI का है। मैम Sorry? आवाज आ रही है? हाँ, क्या फिर से बताना प्लीज़। मैम जो WPI का बेस ईयर है 2011-12 है, क्योंकि PPI का भी वही है, और मैम CPI का 2012 है। वेरी गुड। अब ये बताओ जो WPI है इसमें कितने आर्टिकल्स रखे जाते हैं, क्या रखा जाता है और किसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है? मैम इसमें वैसे तो फूड वाला भी होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग का होता क्या है, एक चेंज हुआ है माइनिंग का भी अंशु? होता है। अंशु क्या चेंज हुआ है? बेस ईयर क्या चेंज हुआ है? मैम इसका 22-23 हुआ है चेंज। हाँ, ये हमने करंट अफेयर्स में किया था क्या? यस मैम। किसका चेंज हुआ है? WPI मैम का वो CPI? CPI का बताया था, पर जब मैंने पढ़ा था तो उसमें वो WPI का था, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है कि हुआ कौन सा है। चलो, क्योंकि जिसका जो भी बेस ईयर चेंज हुआ हो एक बार मुझे वो किसी अच्छी वेबसाइट का भेजो, फॉरवर्ड कर दो तो मैं देख कर बताती हूँ। ओके मैम, मैंने WPI का देखा था, पर जब आपने कराया था उसमें CPI का वो था, तो CPI की कंफ्यूजन हो न्यूज़ रही थी ना। हाँ, एक बार Yes, मुझे ma'am. चेक कर बता देना। Okay, फिलहाल ma'am. के लिए जो पुराना था वो क्या था कीर्ति? मैम जो WPI का था वो मैम 2011 वाला था, और मैम CPI का 2012 था। मैम ठीक है। CPI में आपने उस दिन बताया था कि AL वाला चेंज हुआ है, 19-20 हो गया है हाँ, मैम। अभी ALRL में आएंगे। हाँ, ALRL में आएंगे। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, आइटम्स कितने हैं Ma'am. WPI में? यस मैम। मैम वैसे आइटम्स की बात करें तो 639 समथिंग है, लेकिन मैम वैसे 39 मैन्युफैक्चरिंग क्या का होता है है? मैम शायद 97 करके है, हम 600 से 97, 97। हाँ, यस मैम। और मैम उसमें फूड है, मैन्युफैक्चरिंग है और माइनिंग है। सबसे ज़्यादा जो मैम पोर्शन है वो उस पे मैम मैन्युफैक्चरिंग का है, फिर फूड का है और फिर मैम माइनिंग का है। फूड और माइनिंग, यही तीनों है कि तीसरा कुछ और यस मैम, है? मतलब यही मैम यही तीनों पढ़ते हैं मैम, मैन्युफैक्चरिंग वाला मैम, फूड और माइनिंग। सबके हिसाब से यही है कि कुछ और है? मैन्युफैक्चरिंग, मैम प्राइमरी और फ्यूल, ठीक है? फूड और फ्यूल वाला सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है परसेंटेज वाइज? मैम मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा लगभग 64% किसी ने अभी बताया, ठीक है? उसके बाद ये बताओ इसको कैलकुलेट कौन करता है, कौन सी संस्था रिस्पॉन्सिबल है? मैम इसमें जो DPIIT जो है मैम, जो प्रमोशन है इंडस्ट्री जो है मैम, वो वाला डिपार्टमेंट है, वो करता है मैम। मिनिस्ट्री कौन सी है? मतलब इकोनॉमिक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक जो अफेयर्स है मैम, वो इकोनॉमिक, उसके- हाँ, इकोनॉमिक एडवाइजर हो गया ऑफिस। मिनिस्ट्री कौन सी है? मैम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो जाएगा मैम, व्यापार है मैम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया। DPPIT जो है वो हो गया उसका डिपार्टमेंट, और ऑफिस क्या हो गया? मैम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है? ये हो गया हमारा WPI का। फिर आते हैं हम CPI पे। कोई शेयर कर दो अगर कोई चेंज हुआ है CPI वाला तो। अब ये बताओ CPI जो है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए निकाला जाता है कि सिर्फ गुड्स के लिए? मैम दोनों के लिए निकाला जाता है, दोनों गुड्स के एंड लिए, सर्विस। ठीक है? और उसके बाद जो ये IWAL ये सब क्या है? मैम इसके जब CPI है ना, उसके पार्टीशन है। एक तो मैम कंबाइंड वाला है जिसमें ग्रामीण और शहरी है। एक मैम जो AL है वो एग्रीकल्चर लेबर है, IL है इंडस्ट्रियल लेबर है। मैम इस तरीके से जो लेबर वाला है वो श्रम ब्यूरो निकालता है, जिसमें ठीक है। लेबर। ठीक है, जो लेबर वाला है कौन कौन से हैं लेबर वाले?
मैम एग्रीकल्चर लेबर है एक ठीक तो है। मैम, फिर इंडस्ट्रियल लेबर है, फिर मैम रूरल करके मैम तो है ये labor। तीनों जो है लेबर वाले इंडस्ट्रियल लेबर हो गए, दूसरा कौन सा है? मैम एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर। तीसरा कौन सा है? फिर मैम मैम रूरल लेबर, रूरल लेबर। इनको कौन पब्लिश करता है? मैम श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मैम वही मैम श्रमिक, आई थिंक मैम मिनिस्ट्री ऑफ मैम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड, नहीं मोस्टली अलग हो जाएगा भाई। मिनिस्ट्री मैम ऑफ, सॉरी लेबर बात मैम, लेबर ही होगी मिनिस्ट्री की। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड क्या लगता है? एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। ठीक है, अब एक एक की बात करते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का वो क्या है बेस ईयर? मैम वैसे अगर हम पुराना बेस ईयर की अगर हम बात करेंगे तो मैम इसमें तो 2016 है मैम, और चेंजेस नहीं हुए तो पता तुम नहीं लोग, है लेकिन changes। मैं बस ये देखती हूँ तुम लोग कहानी कितना बताते हो। अगर हम पुराना बात करेंगे, अभी उसने पूरा मुझे यूपी का बताया, जब मैंने पूछा इंडिया का, थोड़ा मतलब सीधी बात करना सीखो भाई। तो क्या Yes, है, मैम चेंजेस वाला नहीं पता। मतलब आंसर नहीं आता तुम लोग को लगता है कोई लिख रहा है, तब तक थोड़ा सा कहानी बनाकर कुछ बोलते रहना है। चलो IW का क्या है? मैम IW का मैम वो पता मैम, फिर 1985 और 86 पढ़ा था मैम मैंने। IW का 2016 है। ठीक है, IW क्या है फुल फॉर्म? मैम इंडस्ट्रियल लेबर, हाँ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद 86 87 किसका था? मैम फिर जो मैम एग्रीकल्चर वाला होगा मैम रूरल वाला। ठीक है, इसी का 1986 87 था, जो शायद चेंज हो गया है, जिसको अभी हम करंट अफेयर्स में एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रूरल अर्बन और कंबाइन, ये अलग है क्या? इसका क्या है बेस ईयर? मैम जो कंबाइन वाला है मैम उसी का 11 है। उसका 11 है कि 12 है? मैम सॉरी 12 है, 11 उसका बराबर 12 उसका है, IW। उसका 12 हाँ, है। 12 ठीक है, अब इसको कौन जारी करता है? मैम जो कंबाइन वाला है उसको CSO जारी करता है मैम, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है मैम वो। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल फॉर द मंथ ऑफ जून 2025 बेस ईयर 2019। अच्छा, 2019 हो गया है, मतलब यही तो हमने भी पढ़ा था ना शायद न्यूज़ में। तो AL और RL जो था पहले कितना था? 86 87। 86, अब क्या हो गया? 87। मैम अब 19-20। ठीक है, अब 19 हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसको जारी कौन करता है, क्या बताया? मैम कंबाइन वाले को तो CSO करता है। CSO है क्या कुछ अभी? मैम स्टैटिस्टिकल जो मतलब ऑफिस है वो करता है मैम। CSO शायद- की NSO? मैम आई थिंक NSO और मैम CSO मिलकर मैम ये मतलब हो गए थे चलो मैम। अब शिल्पा मतलब बताइए, विलय हो शिल्पा गए थे। बताओ ये CSO और NSO क्या है? मैम मैं नहीं नहीं, शिल्पा बताइए। मैम CSO और NSSO मिलके मैम NSO बन गया है। वेरी गुड। अब CSO और NSSO की फुल फॉर्म क्या है? मैम हिंदी फुल में फॉर्म बता मुझे दो, नहीं करता, याद कर लिया है बस। किससे संबंधित है? 2019 में मैम मर्जर हो यही गया। है। अच्छा, जो हाँ, CSO मैम। बन गया है वो उसका फुल फॉर्म क्या है? मैम NSO बना है ना हाँ, NSO बना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैम, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस करके है क्या? नेशनल नेशनल सैंपल, ये तो उसका है। नेशनल नेशनल स्टैटिकल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे तो NSS तो हो गया। अभी जो बना है वो ऑफिस है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिकल के बाद? मैम ऑफिस ही होगा ना, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ऑफिस ही होगा, नहीं ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन ये है ऑफिस। ठीक है, तो अब ये बता जाओ मुझे शिल्पा कि जो WPI है इसको कौन जारी करता है? मैम इकोनॉमिक एडवाइजर, बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मैम लेबर, सॉरी कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? WPI की। WPI की। अब CPI में आते हैं। CPI का जो है ये, पहले तो सबके बेस ईयर्स बता जाओ मुझे। IW का बेस ईयर क्या है? मैम IW का 2016 है। ठीक है, RLAL? RAL मैम अगर चेंज हुआ है तो 19-20 हो जाएगा। 19 हो गया है, पहले 86 87 था। ठीक है, अब इन तीनों को जारी कौन करता है? मैम इन तीनों को श्रम ब्यूरो जारी करता है। श्रम ब्यूरो जारी करता है। हम्म। ठीक है, मिनिस्ट्री बताओ। श्रम ब्यूरो नहीं, हाँ मिनिस्ट्री। मैम, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद ये जो रूरल अर्बन और कंबाइंड अलग से हैं, इनको इनका बेस ईयर क्या है?
मैम अर्बन एंड रूरल, इसका मैम 2012 है। 2012। इसको कौन जारी करता है? एनएसओ, अगर अभी के उस पे एनएसओ मिनिस्ट्री कौन सी है? मैम ये मिनिस्ट्री है, मॉस्पी होगा इसका। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या है? वही मैम स्टैटिकल वाला, सांख्यिकी मंत्रालय। सांख्यिकी Ministry मंत्रालय, of- वेरी गुड। और ये एनएसएसओ और जो ये था सीएसओ, ये किस वर्ष मर्जर हुआ था इसका? मिले कब थे? 2019 में। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, अगर जो हमारा इन्फ्लेशन को देखा जाता है तो वो कौन से सीपीआई के माध्यम से देखा जाता है? मैम इन्फ्लेशन मैम का सीपीआई से ही देखा जाएगा ना, कंज्यूमर वाले से हाँ, combined। सीपीआई से देखा जाएगा। कौन सा सीपीआई? तो इतनी वैरायटी पर डाले। सीपीआई अर्बन प्लस रूरल वाला है। सीबीआई कंबाइंड, ठीक है। Yes, सीपीआई ma'am. कंबाइंड से देखा जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद अब जिसको पता है वो उठा ले आंसर, वो हाथ उठा सकता है। गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था इसके WPI के रिवीजन के लिए। उस वर्किंग ग्रुप को हेड किसने किया था? कब बनाया था मैम? वेरी गुड हर्षित, प्रोफेसर रमेश चंद्र ने किया था, ठीक है। तो ये WPI को चेंज करने के लिए, बेस ईयर को चेंज करने के लिए बनाया गया था। प्रोफेसर रमेश चंद्र के अंडर में ये वर्किंग ग्रुप था। वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़े से ज़्यादा फैक्ट्स हो गए हैं, हम इसको बीच बीच, जिसको ये चीज़ें नहीं लगाना वो छोटा छोटा अपनी हैंड राइटिंग में लिख लो, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा तो कर लोगे। चलो शिल्पा, और पूछ लो। मैम बहुत डर लग रहा है, इकोनॉमिक्स में कुछ आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से। डरने की जरूरत नहीं है। जी मैम। चलो मुझे बताओ, अब बस ये थोड़ी समस्या ये है कि हिंदी के टर्म्स बताने पड़ेंगे, मुझे देखना पड़ेगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन मैम जब पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, हाई इन्फ्लेशन, हाई बेरोजगारी, सब कुछ हो जाता है, पूरी तो तरह- उसको स्टैगफ्लेशन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रवीण बताइए। अरे मैम हाई, वही तो बताऊँ मैम, मैम। हाई इन्फ्लेशन, हाई लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे नहीं बताया जाता ना, ये मतलब नहीं होता है। क्या होता है प्रवीण, स्टैगफ्लेशन क्या होगा? मैम स्टैगफ्लेशन जो होता है उसमें जैसे इकोनॉमी स्लो हो जाती है, हाई इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है उसमें काफी। मतलब ग्रोथ स्टैगनेंट हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। हाँ ठीक है। मैम, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन हाई रहेगी उसमें। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगी। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस है? मैम डिसइन्फ्लेशन जो होता है उसमें मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन में अगर रिडक्शन आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे मतलब ये, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन पॉजिटिव ही रहता है। इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहेगा लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन में रिडक्शन आ जाएगा, वो डिसइन्फ्लेशन होता है। Disinflation। और डिफ्लेशन जो होता है वो जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, उसमें प्राइजेस जो होते हैं मतलब जैसे घट जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे प्रवीण ये बताओ कि IIP क्या है और कौन जारी करता है ये इंडेक्स? क्या है ये? मैम ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। इसको मैम ये अरे कौन सी मिनिस्ट्री है जारी करती है, ये याद नहीं आ रहा है। NSO जारी करता है, ठीक है। NSO निकालता है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या है इसके, कुछ है क्या इसमें? कुछ अ, कोर सेक्टर्स हैं क्या कुछ? हाँ मैम, ये मैन्युफैक्चरिंग का जैसे होता है कोर सेक्टर, 8 शायद आइडेंटिफाई कर रहे हुए कोर सेक्टर इसमें। अच्छा, अभी वो माइनिंग वाला कौन बता रहा था? कीर्ति ने बताया था। कीर्ति, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? मैम IIP के, मैम इसमें नेट हो गया था वो, इसमें कई सारे कंपोनेंट है मैम। एक तो फर्टिलाइजर भी है मैम, सबसे कम जो है कंपोनेंट की वो- बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, कोर सेक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। कंपोनेंट्स इसके 3 हैं, मैम मैन्युफैक्चरिंग, मैम, हाँ मैन्युफैक्चरिंग, Yes, ma'am. माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? मैम सबसे ज्यादा इसमें जो मैम पोर्शन है वो माइनिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। और जो हिस्सा है वो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये इसी सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब मुझे ये जो कोर सेक्टर्स हैं इनके वेटेज के हिसाब से बता जाओ, कितने कोर सेक्टर्स हैं पहले तो ये बताओ। मैम वैसे तो 8 कोर सेक्टर है। 8 कोर सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब इन 8 कोर सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? मैम फिर आपने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग वाला है, तो मैम अच्छा रिफाइनरी है मैम। लास्ट वाला तो पता है मैम, उर्वरक है। लास्ट वाला वाला refinery। उर्वरक है, पहला रिफाइनरी है, बीच में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगा? मैम बिजली फिर जो है मैम बिजली वो है। आएगा। फिर किस, स्टील आएगा क्या?
यस मैम, बिजली स्टील करके कुछ था। फिर मैंने याद तो करा था कि बिजली घर में होनी चाहिए, फिर स्टील के बर्तन होने चाहिए, ऐसे याद करा था मैम, भूल जा रहे हैं बार बार। चलो कोई बात नहीं, सारा 8 को सीक्वेंस कौन बताएगा? अंशु बताओ। मैम फर्स्ट है रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, क्रूड, और फिर बीच में आता है मैम, फिर मैं पीछे से जाती हूँ, फिर फर्टिलाइजर, फिर सीमेंट। मैम ये है मैम, रेस्क्यू करके कुछ ऐसा कि याद 8 हो किया हुआ गए है कि क्या? स्टार्ट। मैम 8 हो गए। सीमेंट का नहीं बताया तुमने, सीमेंट कहाँ आएगा? मैम सीमेंट बता दिया मैम, उसके पीछे से चले ना, फर्टिलाइजर, फिर पीछे से, फिर सीमेंट, हाँ फिर गैस और फिर ऑयल। ठीक है, अब मुझे बताओ अंशु, लाफर कर्व क्या होता है? मैम लाफेर कर्व होता है जो मैम शायद से टैक्स से रिलेटेड है हमारा, कि जब मतलब टैक्स को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो फिर हमारा जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो रेवेन्यू इनकम और टैक्स के बीच का जो रिलेशन है। तो क्या ये टैक्स बढ़ाते जाएंगे, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती रहेगी? नहीं मैम फिर एक इनिशियल स्टेज पे आके वो कम हो जाएगी। हाँ, तो मतलब इनिशियली बढ़ेगी, उसके बाद फिर वो Yes, ma'am. उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये होता Yes, है ma'am. लाफर कर्व। ठीक है, तो मतलब इसमें हंसने, लाफर को लाफ से रिलेट कर लो कि टैक्स सरकार बढ़ाएगी तो अपना ही नुकसान करेगी। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद मुझे बताओ, ये मनी सप्लाई में M1 M2 M3 ये क्या होता है? या इतनी डिटेल में नहीं मैम पूछता है तो हम उसको नहीं देखेंगे। मुझे बता दो, नैरो मनी और ब्रॉड मनी किसको कहते हैं बस? मैम नैरो मनी होती है M1 जो इनिशियल होती है, जो कि लोगों के पास पैसा होता है और जो भी उन्होंने अपना बैंक में डिपॉजिट किया होता है वो नैरो मनी होता है। और मैम जो ब्रॉड मनी होता है, जो ओवरऑल मनी सप्लाई पूरी उसमें मार्केट में होती है, उसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। ठीक है, अब M3 बताओ। होती है। ठीक है, नैरो और ब्रॉड देख लो बस, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, कोई पूछता नहीं है। कॉइनेज एक्ट आया था, किस वर्ष आया था ये? मैम 49 में था क्या शायद से मैम, अभी एक्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। रिसेंटली कब आया था? मैम 2011। 2011 में आया था। तो इसमें किया क्या था? कुछ मेजर कुछ प्रोविजंस थे क्या, कि सिक्के विक्के कुछ किए थे क्या? नहीं मैम ये वाला नहीं, मतलब याद नहीं है, माइंड में नहीं है कि क्या हुआ था। अच्छा, चलो इशिता बताओ, कुछ हुआ था क्या? और सिक्कों में कितनी पेमेंट की जा सकती है? कहाँ तक सिक्के में पेमेंट की जा सकती है? कुछ ऐसा लिखा है क्या इसमें? मैम कॉइनेज एक्ट का तो मुझे ये पता है कि जो सिक्का मतलब होता है उसमें जो 1 रुपए का होता है वो तो फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं, या नोट जो भी होता है। और सिक्के कहाँ तक करे जा सकते हैं? 1000 तक। वेरी गुड रमन, 1000 तक इसमें बताया गया था कि सिक्कों में हम पेमेंट कर सकते हैं 1000 तक। ठीक है, ये इसमें बताया गया था। अब ये बताओ, जो सिक्के जारी किए जाते हैं ये सरकार के अंतर्गत आता है कि आरबीआई के? आरबीआई। सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितनी मिंट्स हैं? सरकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये बताओ कितने मिंटिंग वो है, कॉइन मिंटिंग जगहें कितनी है जहाँ पर कॉइन मिंट होता है? ये तो नहीं पता कितनी है। 4 जगहें। वेरी गुड। कौन बताएंगे नाम? कीर्ति बताओगे या प्रवीण? मैम मुझे नहीं पता है। चलो, शिल्पा नहीं बताओ। पता ये वाला। MP नोएडा हैदराबाद पता है। ठीक है, सही है दोनों। उसके अलावा 2 और क्या है? कोलकाता। ठीक है, एक बच्चा शिल्पा, कौन सा है? मुंबई में होगा फिर, और क्या। हाँ हाँ कहाँ होगा? मैम नहीं, मैं तो 4 याद किया था। मैम मुंबई बचा, फिर मुंबई में होना चाहिए। नहीं मैम, MP में शायद 2 है। मुंबई सही है। ठीक है, तो प्रवीण 4 कौन सी जगह हुई अच्छा। फिर? मैम मुंबई, कोलकाता, फिर उसके बाद ये नोएडा और एक नागपुर। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, ये 4 मेजर जगह हैं जहाँ पर कॉइन्स को मिंट किया जाता है। एक्ट कौन से ईयर में आया था? मैम 2011 में। 2011। कॉइनेज एक्ट 2011। कॉइनेज एक्ट 2011। मुझे बताओ, ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं? ये बता दो जो लोग हिंदी मैम, मीडियम के, वो समझ रहे हैं ये टर्म्स, कि वरना मैं हिंदी में बताती हूँ। समझ रहे हो ना? इतना तो समझ आ रहा है ना? पता है ना? गुड। हाँ यस मैम, पता है। हाँ, मैम पता है। प्रोग्रेसिव होता है कि जैसे कि इनकम किसी का बढ़ेगा उसके हिसाब से टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, ये होता है। और रिग्रेसिव ये होता है कि मतलब इनकम के साथ, जैसे अगर हाई इनकम रहेगा और लेस टैक्स लगेगा। मतलब जैसे कि हमारा इंडियन स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव टैक्स को फॉलो करता है, जैसे जितना हाई इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। अच्छा, अच्छा। इंडियन सिस्टम कौन सा? इंडियन सिस्टम में तो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव, मतलब वही इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इनकम रहता है। टैक्स, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। हाँ। तो रिग्रेसिव का भी कोई एग्जाम्पल है क्या?
वेरी मैम गुड रिग्रेसिव रमन। का जीएस रिग्रेसिव टैक्स हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाते हैं। गुड। अब हाँ एक वही और जीएसटी जो टैक्स का टाइप बचा क्या टैक्सेशन का? मैम एक ये होता है क्या बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स होता है एक। तो ये तो कॉर्पोरेट टैक्स किसी का प्रकार हुआ ना, कौन सा प्रकार हुआ? मैम डायरेक्ट टैक्सेस में आता है ये, डायरेक्ट टैक्सेस में। प्रपोर्शनल टैक्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और अच्छा मैम वो प्रपोर्शनल। टैक्स का आप पूछ रहे हो, जर्नल के मतलब वो क्लासिफिकेशन पूछ रहे हो ना उसका? हाँ, प्रपोर्शनल अच्छा हाँ टैक्स का प्रोपोर्शनल। उदाहरण क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या है प्रपोर्शनल टैक्स का? मैम एग्जाम्पल नहीं पता मेरे को। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रपोर्शनल चाहे जिसकी भी जितनी इनकम हो उससे अच्छा। फर्क नहीं पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स उसका एग्जाम्पल है। अब तीनों के एग्जाम्पल्स बता दो। इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है? मैम ये प्रोग्रेसिव टैक्स का। प्रोग्रेसिव का। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और किसके? इनडायरेक्ट मैम ये रिग्रेसिव टैक्सेस का है। Regressive, और ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है प्रोपोर्शनल टैक्स का है। प्रोपोर्शनल टैक्स का है, ठीक है। अब ये बताओ, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारा बजट का हिस्सा होता था, इसको कब से बंद कर दिया गया? इसमें क्वेश्चन मैम मेंस ये में भी आइडिया पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये अच्छा। टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2017 से बंद कर दिया गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो किसी और से पूछ लेती हूँ। प्रखर बताएंगे आप? पूछ लूँ? चलो तब तक प्रवीण बताइएगा मुझे, कब से बंद कर दिया गया? यस 2000, हम 2017 लिख रहे हैं। ठीक है, 2017। ठीक है। तो ये प्लान एक्सपेंडिचर बेसिकली जो 5 ईयर प्लान आते थे उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता था वो प्लान एक्सपेंडिचर में बता देते थे, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में बाकी चीज़ों को बता देते थे। लेकिन जब वो 5 ईयर प्लान ही खत्म हो गए तो इसको भी खत्म कर दिया 2016-17 से। अब मुझे बताओ, जी, मैम। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मैम फिजिकल डेफिसिट होता है कि जैसे कि एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है रेवेन्यू। अगर हमारा जैसे रेवेन्यू मतलब कम होता है एक्सपेंडिचर से तो डेफिसिट होता है। और अगर एज ए होल इकोनॉमी को अगर हम देखेंगे, मतलब एज ए इंडियन इकोनॉमी को, तो कोई भी इकोनॉमी को देखेंगे तो वो उसमें अगर ऐसा होता है तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे। हाँ, क्या होता है ज़रा फिर से बताओ, कौन सा माइनस क्या होता है? डेफिसिट मैम जैसे टोटल अगर एक्सपेंडिचर डेफिसिट मतलब फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है टोटल रेवेन्यू से। ठीक है। और जैसे हाँ ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली मतलब वही होता है फिजिकल ठीक है। डेफिसिट। इसमें हम, हाँ ठीक है, हम ज़्यादा इसकी नेटिविटीज़ में नहीं जाते क्योंकि पूछा नहीं जाता है कि हम उसमें नॉन डेप्ट और क्रिएटिंग एसेट्स और ये सब देखें, उसमें नहीं जाते। फिर मुझे ये बताओ, ये उसके बाद उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है क्या? मैम नहीं पता मेरे को रेवेन्यू ये। सरप्लस है उत्तर प्रदेश। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब क्या होता है? अच्छा मैम रेवेन्यू सरप्लस मतलब कि रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है एक्सपेंडिचर से, मतलब गवर्नमेंट के जो इकोनॉमी है वो उसकी खर्चे मतलब कम है एज कम्पेरिजन, मतलब उसको रेवेन्यू ज़्यादा है ये। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी कि रेवेन्यू हाँ एक्सपेंडिचर? हाँ मैम रेवेन्यू रिसीट एक्सीड करेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ठीक है, ठीक है। फिर मुझे बताओ, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? मैम 1 अप्रैल 1935। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बताओ, ये सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? जल्दी से छोटी सी डेफिनेशन बता दो, इसको भी हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। ये कैश रिजर्व रेशियो होता है और एक होता है मैम आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मैम मेरे को ये नहीं पता मैम, इसका उतना आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। इशिता बताओ। मैम ये सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। फिर सीआरआर में दोनों में ही जो बैंक होती है वो आरबीआई के पास कुछ पैसा रखती है, कैश रिजर्व रेशियो में कैश रखती है, और एसएलआर में गोल्ड या सिक्योरिटीज रख सकती है। ये होता है। एसएलआर में बैंक अपने पास नहीं रखती है क्या? हाँ अपने पास ही रखती है, बैंक कुछ रिजर्व में पैसा रखती है, बैंक रन हो जाए या कुछ हो जाए। आरबीआई के पास कब रखेगी, किस में रखती है? एसएलआर में गोल्ड या सिक्योरिटी के फॉर्म में। ठीक है। और सीआरआर में क्या करती है? सीआरआर में कैश रखती हैं, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व में कैश रखती हैं, बस ये। ठीक है। मेनली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एसएलआर जो होगा वो बैंक अपने पास रखेगा और उसके पास क्या रखता है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश में। ठीक है। फिर मुझे बताओ, हाँ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं क्या कुछ आरबीआई के पास? हाँ। टूल्स का काम क्या होता है?
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स का यही काम होता है ताकि बैंकिंग मतलब जो है वो मतलब फिजिबिलिटी रहे, उनके पास कैश रहे। मनी सप्लाई को मैनेज करें, हाँ। इन्फ्लेशन को मैनेज करें। ये टूल्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन उस ज़्यादा लिमिट पे ना चला जाए, लिमिट ना क्रॉस कर जाए। तो ये जो टूल्स होते हैं इसमें क्वालिटेटिव टूल्स में कौन आएगा और क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आएगा? क्वालिटेटिव में यही सब आ जाएगा, CRR, SLR और जो भी रेपो रेट, बैंक रेट, और क्वांटिटी ये सारे क्वांटिटेटिव में आ जाएंगे। क्वांटिटी वाले हैं, क्वांटिटी वाले हैं। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आ हाँ। जाएगा? CRR, SLR, MSF, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव में आ रहा है ना पक्का? क्वालिटेटिव हाँ। तो नहीं है? नहीं, ये क्वांटिटेटिव ठीक है, है। क्वांटिटेटिव की इंग्लिश हिंदी क्या हुई? क्वांटिटेटिव तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, इन लोगों से पूछ रही हूँ। गुणात्मक, मैम मात्रात्मक, मैम गुणात्मक quality और means फिर what? क्वालिटी हो गया, परिमाणात्मक, है ना? क्वालिटी होगा ना गुणात्मक, क्वालिटी होता है गुणात्मक। क्वालिटी होगा गुणात्मक, हाँ, और क्वांटिटी ma'am. होगा यस परिमाणात्मक, मैम, है ना? यस मैम। ठीक है। चलो इशिता फिर से बता दो जरा। फिर कौन सा बचा? कौन वाला बचा हमारा? क्वालिटेटिव बचा। ठीक है, क्वांटिटेटिव में बैंक रेट और क्या आएगा? रिजर्व बैंक रेपो किसमें रेट। आएगा? ये सब जो भी है, ये रेपो वेपो, ये सब क्वांटिटेटिव में ठीक आ है। जाएंगे। पिछले सालों में क्या ये सब की डेफिनेशन पूछी है क्या किसी भी बार? पूछी तो है, PYQs में है, बट शायद रिसेंट में नहीं है, बट पूछा तो रिसेंट में है। नहीं है, हाँ देख लेना। चलो तो फिर बता ही जाओ, एक बार बता जाओ। SLR CRR हो गया, ये बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जिसपे जो बैंक्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो लोन पे लेते हैं RBI से कुछ पैसा, जिस रेट पे उसे बैंक रेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म के ले लेते हैं, हाँ, ठीक लॉन्ग टर्म के लिए ले है। लेते रेपो रेट क्या होता है? हैं। रेपो रेट होता है, उसमें भी वो जो होता है, बैंक होते हैं वो लोन पे लेते हैं, वो शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के ले लेते हैं। उसके बाद रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो, रेपो का उल्टा, जब वो RBI में पार्क करेंगे अपना पैसा, बट उनको कम इंटरेस्ट मिलता है, मतलब उन्हें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। 1.5 का डिफरेंस होता है, 0.5 ज़्यादा होता है रेपो से। ये बताओ, रीपर्चेज अग्रीमेंट भी होता है क्या किसी में? रीपर्चेज अग्रीमेंट ये इसी से रिलेटेड होता है। किसमें होता है? ये रीपर्चेज इनमें से? अग्रीमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के लिए होता है कि सिक्योरिटी इनमें पहले से? दे दी, फिर ले ली। हाँ, ये इनमें से किसी में होता है क्या? बैंक रेट, रेपो रेट, इनमें से किसी में होता है क्या? और रीपर्चेज तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेपो का रेट होगा में ना। होता है, रेपो रेट में होता है रीपर्चेज अग्रीमेंट, ठीक है। रीपर्चेज अग्रीमेंट रेपो रेट में होता है। अब मुझे बताओ ओपन मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट बहुत पूछा गया है, इनका फेवरेट है। ओपन मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट वो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए होता है, जब वो सिक्योरिटी बाय परचेज करते हैं, बाय बेसिक तो यही एंड है। सेल करते हैं हाँ। सिक्योरिटी का। ये हम अभी किस में आ रहे हैं? ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव में चलते हैं। क्वालिटेटिव में कौन से टूल्स हैं? इनके तो नाम ही बता दो जल्दी से। जैसे कि मॉरल सुएशन, मॉरल बोलना, ठीक है, फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, डायरेक्ट एक्शन होता है एक, ठीक है। फिर यही सब होता है, कंज्यूमर रेगुलेशन, ये सब होता है, सेलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग भी होती राशनिंग। है क्या? हाँ, कलेक्टिव राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, ये सब आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्टिव राशनिंग, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स अभी मैं दोबारा पूछूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। फिर मुझे बताओ ये MPC क्या है? कुछ कमिटी बनी थी क्या? हाँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसमें हाँ। 3 RBI के लोग रहते हैं, 3 गवर्नमेंट के। कब total बनी 6 थी? होते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है 2016 में। 2000 इसको बनाया क्यों गया? ऐसा क्या कर दिए थे? क्यों बनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कि इन्फ्लेशन 4% कंट्रोल करने के लिए से। तो बने। उससे पहले क्या हाँ। होता था? इस कमेटी की जगह क्या होता था? इससे पहले शायद गवर्नमेंट ही करती थी। इससे पहले मतलब जो RBI के गवर्नर थे उनके पास मोनोपोली थी, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेते थे, ठीक है। तो फिर सरकार को लगा कि इन्हें एक ही इंसान को क्यों देना है, तो एक कमेटी बनाते हैं जिसमें कुछ मेंबर्स सरकार अपॉइंट करेगी, 3 मेंबर्स, और 3 मेंबर्स RBI के होंगे, ठीक है। और जो सरकार मेंबर्स 3 को अपॉइंट करेगी वो कितने वर्षों के लिए करेगी? 4 वर्षों के लिए। क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? रीअपॉइंटमेंट हाँ हो सकता है। नहीं हो सकता है। वो जो 4 मेंबर्स होंगे उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब जो गवर्नर की पहले तो पावर छीन ली गई कि तुम अकेले नहीं करोगे, तो क्या उनको कुछ वोटिंग पावर दी गई? या कास्टिंग वोट दिया गया क्या? कास्टिंग वोट हाँ होता है, और कास्टिंग हाँ, वोट दिया casting गया, vote होता है। ठीक है।
फिर मुझे ये बताओ कितने लोग होंगे, हो गए टोटल तो 6 हो गए, कितने लोग होंगे की मीटिंग हो सकती है? कितने लोग होंगे? हम्म, 3/4 होता है शायद, मतलब वही 4 चार हो लोग, जाएगा। 4 लोग हाँ। रहेंगे तब मीटिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कितने बार ये मिलेंगे साल में? साल में इनको शायद 2 बार नहीं, शायद 4 बार मिलना होता है इनको साल में। 4 बार मिलना होता है। अब ये बताओ ये जो कमिटी ये बना था एमपीसी, किसी ने रिकमेंड किया था क्या? बिमल कौन सी? जालन ने। उर्जित पटेल या उर्जित बिमल पटेल ने। जालन? बिमल जालन की भी 2016 की थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई। उर्जित पटेल ही होंगे उर्जित उसके। पटेल कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? कौन सी कि क्या? एमपीसी बने। एमपीसी बनेगी, ठीक है। तो अब ये एमपीसी जो है इसने इन्फ्लेशन को कितना रखने के लिए कहा था, टारगेट कितना रखा था इनका? 4 ± 2। हाँ 4%, आगे पीछे +- 2 कर दिया था, ठीक है। अब ये जो बनी है 2016 में, ये कौन से एक्ट को अमेंड कर बनी थी? कौन से एक्ट को? आरबीआई एक्ट को। आरबीआई एक्ट कब का है? 1934 का। 1934 का, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें हमने 3 मेंबर्स देख लिए, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये सब देख लिया। और जो 3 मेंबर्स उसके होंगे उसमें कौन कौन होगा? आरबीआई के कौन कौन मेंबर्स होंगे? 3? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक और कोई एक मेंबर। और कोई ऑफिशियल अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, एक अलग ऑफिशियल अपॉइंट कर देंगे। अब ये बताओ ये बेसल अकॉर्ड्स किससे संबंधित हैं? ये बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन से। ठीक है, बैंकिंग से संबंधित है। ये आए कब थे? ये आए थे 2011 में या 13। सबसे पहले 1988 में आया है बेसल 1, हाँ, कई बार आए हैं। कई बार आया है। बेसल 2 कब आया? बेसल 2 2011 में ही याद है मुझे। 2004 में आया है, गुड हिमांशु। और बेसल 3 कब आया? बेसल 3 फिर शायद 2011 में। 2010, ठीक है। फिर बताओ एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ब्राउन एटीएम कुछ होता है क्या? ब्राउन, हाँ ब्राउन एटीएम।